मोटापा ओबेसिटी क्या है, क्या चीज़, इसको किस तरह से समझा जाए? एक लाइन में बता दें आपको। जी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। कब और कैसे पहचाने हम, ये एक सवाल फिर उठेगा। एब्डोमिनल एरिया में जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है वही ओबेसिटी है। आपने सुना होगा बीएमआई, इसी से ओबेसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू चेक आवर वेट, कि मतलब हमारा वेट सही है। तो उसमें एक सिंपल सा फार्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। तो अब इसकी वजह भी बताइए, फिर क्या वजह होती है चीज़ों की? माँ बाप दोनों ओबीज हैं तो बच्चे को ओबेसिटी के जीन्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये होती है अनहेल्दी डाइट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, द स्वतंत्र की खास सीरीज़ द स्वतंत्र सेहत पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि पिछली बार का जो हमारा एपिसोड था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। आपने जाना कि डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, साथ में पानी। जी हाँ, पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, गरम पीना चाहिए, ये सब बातें हुई। साथ में एक्सरसाइज की भी बातें हुई। उसी के चलते कई लोगों ने मुझे, देखिए मैं पर्चा लेकर बैठा हुआ हूँ, कई लोगों ने मुझे सवाल पूछे कि भाई डॉक्टर तनवीर रिजवी को दोबारा आप लेकर आइए और उनसे हम लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के मेल पर, आप लोगों के सवाल लेकर मैं हैदर अब्बास नकवी अपने स्टूडियो द स्वतंत्र में बैठा हुआ हूँ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब का 30 साल का अनुभव है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहे हैं। और अब अभी हमें मिले तो हमने सोचा कि एक एपिसोड किया जाए और उसके बाद उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया तो आगे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पहले एपिसोड का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने कहा। थैंक यू। तो उससे जुड़ा हुआ अब लोगों के सवाल आ रहे हैं मोटापे और फैटी लीवर को लेकर। तो हमने सोचा कि इस पर भी चर्चा की जाए कि ज़रूर, मोटापा क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है एक्चुअली, जी तो डेफिनेटली वी शुड डिस्कस। सर, ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक लाइन में बता दें आपको। जी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। अरे आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा। जी। ओबेसिटी इज़ द प्राइमरी स्टेज। ओबेसिटी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, वो जितनी लाइफस्टाइल की डिजीज़ेज हैं, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, इंक्लूडिंग शुगर, इंक्लूडिंग थायराइड, इंक्लूडिंग एसिडिटी, इंक्लूडिंग अर्थराइटिस, ईच एंड एवरीथिंग will be, you may have in future if you are not checking your obesity. तो कब और कैसे पहचाने हम, ये एक सवाल फिर उठेगा। हाँ, ये बात तो है। अब इसमें क्या है कि ये जो होता है ओबेसिटी होती क्या है, ये फैट एक्यूमुलेशन एक्चुअली। एब्डोमिनल एरिया में जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है वही ओबेसिटी है। और इट रिजल्ट्स इनटू सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेशन afterwards. Maybe heart problem, maybe type 2 diabetes, maybe acidity, maybe arthritis, maybe even cancer also. Sure. So all these things you can have if this obesity is there. अब ओबेसिटी का आपका जो क्या सवाल है कि ये ओबेसिटी कैसे आप मानेंगे कि ओबेसिटी ओबीज हम हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, इसी से ओबेसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। किसी की ओबेसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये हम बीएमआई से ही कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें जो है वो क्या करते हैं कि बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। सपोज़ एक 68 साल का आदमी है, उसकी हाइट 1.63 है मीटर, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 68 डिवाइडेड बाई 1.63 होल स्क्वायर, इट विल कम अराउंड 24 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 24 वो उसका हो गया बीएमआई। तो अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया। नॉर्मल बीएमआई इज़ अप टू 25 के अंदर अगर है तो उसको हम नॉर्मल बीएमआई कहते हैं। और 25 से 30 के अंदर है अगर बीएमआई आपका, तो उसको हम ये कहेंगे कि थोड़ा ओवरवेट है, थोड़ा ओवरवेट है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, ओवरवेट है। और अगर 30 to 40 हो जाता है तो वो ओबेसिटी में चला आएगा। और 40 के भी ऊपर, अगर बहुत से लोगों को देखा होगा 40 के ऊपर भी अगर चले गए तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है, दैट इज़ मॉर्बिड ओबेसिटी।
और इसमें मैं समझता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन से वो बच नहीं सकता अगर उसका BMI एबव 40 है। एक तो ये हो गया, और इसमें दो चीज़ें और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि साहब जो है वो उसके पहले हम एक चीज़ और बताना ही जी जी जी, चाहेंगे बताइए बताइए। कि इसमें एक सिंपल आप ये कह सकते हैं कि हाउ टू चेक आवर वेट, कि मतलब हमारा वेट सही है। ओबेसिटी का मतलब वेट सीधे सीधे बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। तो कैसे हम जानेंगे कि हमारा वेट ओबेसिटी हमको नहीं है? तो उसमें एक सिंपल सा फार्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100। ओके। जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है वो 6 फीट है। 6 फीट का मतलब हो गया आपका सीधे सीधे 150 सेंटीमीटर माइनस 100। ओके। माइनस 100 का मतलब ये हो गया कि 6 फीट मीन्स 180 180, सॉरी 180 माइनस 100 80 kg। इज 80 kg। तो आपका एक पर्सन ऑफ 6 फीट हाइट शुड possess a weight of 80 kg, plus minus 2-3 kg is okay, not more than that. Similarly, size of waist depends upon the obesity. Obesity को डिफाइन करता है आपका वेस्ट का साइज। अब वेस्ट का साइज क्या हो, इसमें यह है कि साइज ऑफ वेस्ट हाफ ऑफ द हाइट इन इंचेस। सपोज योर हाइट इज 6 फीट, मीन्स 72 इंचेस, हाफ ऑफ 36 प्लस माइनस 2-3। मतलब कि हाइट जितनी है और उसको किससे कर दे, आपकी हाइट इन इंचेस हाँ। जो है, हाइट इन इंचेस का हाफ कर दीजिए। ओके। हाइट इंच, मान लीजिए कि आप 6 फीट के हाइट के हैं, इसका मतलब इंचेस कितना हो जाएगा? 6 फीट हाइट का जो है वो आपका 72 इंचेस हो जाएगा। 72 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 36 ओके। प्लस माइनस 1 और 2। मतलब कि देखिए, जैसे कि अगर आपकी हाइट है, हाइट को इंचेस में ले लीजिए और उस इंचेस को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो वो दिस शुड आपका बी योर आइडियल वेस्ट साइज। वो आपकी कमर का साइज होना चाहिए, क्योंकि कमर का साइज अगर बढ़ता है तो परेशानियां बढ़ने लगती हैं डॉक्टर साहब। डेफिनेटली, ठीक है, तो चलिए इट फिर इज द प्राइमरी इंडिकेशन यू आर हैविंग ओबेसिटी। ओके। तो अब इसकी वजह भी बताइए, फिर क्या वजह होती है चीज़ों का? देखिए, पहली वजह तो हर बीमारी की आप जानते ही होंगे, हेरिडिटी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसलिए कि अगर माँ बाप दोनों ओबीज हैं तो बच्चे को ओबेसिटी के जीन्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए माँ बाप का अपना पहला कर्तव्य हो कि अपने को ठीक रखे, क्योंकि उनके जो नेक्स्ट पीढ़ी आए वो ओबीज कम से कम ना हो। मतलब कि संस्कार तो ज़रूरी है, अगर घर में बच्चा माँ बाप से लेता है, साथ में वजन और ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए। डेफिनेटली। सही समझाया ना मैंने दर्शकों को चीज़? और आजकल तो बहुत से लोग शादी से पहले ये भी देखते हैं कि माँ बाप ज़्यादा ओबीस तो नहीं है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अच्छा, तो हेरिडिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। हेड ऑफ फैमिली की डेफिनेटली जिम्मेदारी है कि जो है वो सभी लोगों को इस तरीके से एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए जो है उसको गाइड करें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छी लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, आपका वेट जो है कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का में मतलब ये है कि जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि अनहेल्दी डाइट का मतलब ये है कि जो भी आपके रिफाइंड डाइट हो गए,
टिन्ड प्रोडक्ट होगा, टिन में, या फिर पैकेट प्रोडक्ट होगा। तो ये आप ये बताइए कि टिन के और पैकेट के प्रोडक्ट में हम 4 चीज़ें बता रहे हैं आपको, ना हो तो बताइए। आइदर सोडियम होगा, आइदर क्या सब चीज़ होगा उसमें, सोडियम भी होगा, शुगर भी होगी, रिफाइन ऑयल का यूज़ भी होगा, फ्राइड भी होगा, हो सकता है फ्रीज्ड भी हो। ये 5 चीज़ें घातक हैं। ओके। तो इसलिए पहली ही अनहेल्दी डाइट में तो हम तो ये कहेंगे कि आप अपने यहाँ अपने घर कोई भी पैकेट आइटम का इस्तेमाल जो डायरेक्ट खाने का होता है कम से कम उसको एकदम अवॉइड करिए, एकदम नहीं करिए। और उसके अगर आगे भी बढ़ेंगे तो भी हम और भी चीज़ों को हम कहेंगे कि क्योंकि इतना एडल्ट्रेशन है आजकल, तो बेहतर ये है कि जो भी आप चीज़ें ले आते हैं, इवन मसाले भी ले आते हैं, तो मसाले ला करके अपने यहाँ ही पीस ले थोड़ा बहुत। और पैकेट्स के जो है ये आपके आटे वगैरह है उसका भी इस्तेमाल ना करें उसको भी, क्योंकि उसमें ब्रान वगैरह निकल जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें मैदा रहता है। तो उसको भी जो है वो आटे की चक्की में अपने सामने पिसवाए, उसको गेहूं वगैरह को धुलवा करके। और गेहूं का इस्तेमाल हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि ना करें, उसकी जगह पर और भी मिलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से अगर लें, खुद से धोएं, खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए वो प्रायोरिटी के ऊपर, अगर आपकी प्रायोरिटी ये है देन यू विल स्पेयर टाइम आल्सो। If your priority, if you are not sparing, you are telling कि I am not having time, it means your priority is as far as health is concerned it is secondary। क्योंकि हेल्थ ही से सब कुछ है, आपका प्रोफेशन भी आपके हेल्थ से है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप प्रोफेशन को कैसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें हमने हम जो है जितने भी पैकेज्ड आइटम हैं उसको सब अनहेल्दी होते हैं उसको, और डेफिनेटली बाहर के भी आइटम्स को, बाहर के भी वंस अपॉन ए टाइम इट्स ओके, लेकिन उसको आप एक रूटीन ना बनाएं बाहर के खाने का, क्योंकि बाहर के खाने में जानते ही हैं कि कितना एडल्ट्रेशन हो सकता है। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ योर ओबेसिटी को, जो एक तो हेरिडिटी बताया, दूसरा अनहेल्दी डाइट बताया, और तीसरी जो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, इनएक्टिविटी। हम तो ये भी कहते हैं कि घर के मेंबर्स को ये चाहिए कि उनके पास भले नौकर चाकर हों, लेकिन अगर छोटी छोटी एक्टिविटी भी अगर आप ले लें तो इट प्लेज ए मेजर रोल इन फ्यूचर फॉर योर मैनेजमेंट ऑफ योर ओबेसिटी आल्सो। अगर आपको फ़ैन बंद करना है तो आप खुद उठिए, बच्चे को मत बुलाइए, किसी सर्वेंट को ना बुलाइए, आप खुद उठिए, खुद बंद करिए, कहीं जाना है खुद करिए, अपना काम खुद से करिए। घर में ही आप बहुत सी एक्टिविटी कर लेंगे जिससे आप अपने ओबेसिटी, आने वाली ओबेसिटी को, या अगर ओबेसिटी है उसको कुछ हद तक जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कि देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि घर में टांग पर टांग रखकर मत बैठे रहिए। अगर छोटा मोटा काम है खुद उठ जाइए, पंखा बंद करना है तो खुद ही कर लीजिए, पानी पीना है तो किसी से कहेंगे कि अरे पानी ला दो, जाइए फ्रिज खोलिए, या आप फ्रिज का तो पानी मना किया डॉक्टर साहब ने, सादा पानी लीजिए और पी लीजिए। तो ये आपकी जो मूवमेंट्स हैं ये आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, पर डॉक्टर साहब ये बहुत फ़र्क डालती है। डेफिनेटली बहुत फ़र्क, छोटी छोटी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क डालती है जी। उसका इम्पैक्ट बाद में समझ में आता है, उस फ़ौरन उसको नहीं समझ में आता, इसलिए आदमी अरे भाई ले आओ, अरे भाई ले आओ। तो थोड़ा सा अपने ईजीनेस के लिए, और थोड़ा सा सोचता है कि वो टाइम हम तो नहीं बचता है, थोड़ा सा ईजीनेस ज़रूर आ जाता है, एक्टिविटी तो ज़रूर कम हो जाएगी आपकी। और ये तो, और तीसरी चीज़ आपका मेडिकल प्रॉब्लम में जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर में है तो भी मोटापा हो सकता है, और ख़ास तौर से हार्मोनल में थायराइड। लेकिन इसमें एक चीज़ हम और कहेंगे, थायराइड को लोगों ने बदनाम किया है कि साहब जो भी मोटापा, अरे हमको तो थायराइड है, हमको तो थायराइड है। नहीं, थायराइड कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 10 to 20%, मैक्सिमम 20% ऑफ ओबेसिटी, ओनली मैक्सिमम हमने कहा 20, नहीं तो 10 ही सब मान के चलिए फॉर योर ओबेसिटी। अगर आपका थायराइड एकदम कंट्रोल्ड है उसकी वजह से हम ओबेसिटी नहीं मानते, और सिर्फ आप अपने चीज़ों को बचाने के लिए आप कह रहे हैं कि मुझको तो थायराइड हो गया। और दूसरी एक संदेश ये भी है कि थायराइड वाले को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी ओबेसिटी नहीं कम होगी, क्योंकि थायराइड इज़ नॉट द सिंगल फैक्टर, एक फैक्टर है, ओनली 10 to 15%, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये कई लोग, मेरी फ्रेंड्स और सब लोग ने बोला कि भाई क्यों मोटे हो गए, तो कहने लगे कि थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है। बड़ा आपने बड़ा जनरल बात बताई। लोग हमेशा यही कह देते कि अपने मोटापे को थायराइड के पीछे छुपाते हैं, जो और जिसके कारण कई और चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब बता रहे। तो भाई देखिए, बहाने मत बनाइए कि थायराइड है, काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता। उठिए, चलिए तभी, क्योंकि आपकी सेहत आपके लिए ही नहीं सबके लिए ज़रूरत है, तो उसको समझिए आप। चलिए डॉक्टर साहब। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है।
मतलब आपको पेड़ को बरगद होने से बचाना है अगर, तो आपको रूट काज पर आपको उसको एलिमिनेट, शुरू से ही आप उसको उसको आप काटते छाटते रहिए, और आप उसको छोड़ देंगे तो वो बरगद बन जाएगा, फिर उसको कुछ हिलाना डुलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी में आप आइए, ओबेसिटी का दूसरा कारण ये होता है कि मान लीजिए कि आपने ध्यान दिया नहीं, हो गया, अब आपको जो है प्रॉब्लम हुई। अब ओबेसिटी का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्थराइटिस, जब वेट बढ़ेगा तो घुटने में दर्द होगा, और जब घुटने में दर्द, अब इस वक्त आप चाह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज करें, आप चाह रहे हैं कि हम टहलें, लेकिन यू कैन नॉट बिकॉज ऑफ पेन। और ना ओबेसिटी होती, ना पेन होता, ना आप टहलने से आप रुक पाते। ये चीज़ पहले क्यों नहीं किया आपने? बिल्कुल। मैं यहाँ पे कुछ बता दूं कि एक हमारे जान पहचान वालों को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई और फिर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी अब बाईपास होगा, तो कहने लगे कि अब मैं ये करने लगा हूँ, लहसुन खाने लगा हूँ, अब मैं ये लेने लगा। उन्होंने कहा कि ये सब अगर आपको करना था, चलना फिरना था, ये सब इससे अगर पहले कर लेते तो ये नौबत नहीं आती नहीं है आती। आपकी। ये बिल्कुल वही डॉक्टर मेरे एक कलीग है कार्डियोलॉजिस्ट, वो ये अक्सर कहते हैं वो, कि मैं जब अपने पेशेंट से कहता था भाई वॉक करो वॉक करो वॉक करो, उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन जब उन्हीं का स्टंट पड़ गया, उन्हीं का ये हो गया कि अब वॉकिंग के बगैर हो ही नहीं सकता, तो वही आदमी जो ये कह रहा था, अरे डॉक्टर साहब ये तो सवाल ही नहीं है कि मेरे इतने जो है कमिटमेंट्स है, बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, अर्ली मॉर्निंग हम उठ करके सारी लोगों को बुलाना है, सीए को बुलाना, ये समझना, हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम वॉक करें। लेकिन वही आदमी कैसे टाइम निकाल करके वॉक कर रहा है? बिल्कुल क्यों ना पहले ही सजग हो जाए, पहले ही जग जाए। बिल्कुल। मतलब कि भाई अभी वक्त है, आपकी नियामत है कि आपके पैर चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, तो इनको चलाते रहिए। ये उसके कहने बाद एक स्टेज आएगी कि जब आप वॉक करना भी चाहेंगे, एक्सरसाइज करना भी चाहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी नौबत क्यों आने दें? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं जो आप लोग समझ रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। नेक्स्ट डेफिनेटली हाँ। एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। जो काम आप जो इफ़ेक्ट आप ओबेसिटी में यंग एज में पालेंगे, वो जितनी एज बढ़ेगी, क्योंकि आपका ये आपका एनर्जी कह लीजिए आप, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है यू विल ओबेसिटी पर इतनी जल्दी आप आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे एज द एज एडवांस। उसके बाद कुछ सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि आप वॉक करना चाह रहे हैं, आपकी एज भी है, आप अवेयर भी है, सब कुछ है, लेकिन आप ऐसी जगह, ऐसी गली कूचे में रहते हैं कि वहाँ से निकलना और जाना और वॉक करना एक मतलब ख़ास तौर से महिलाओं के लिए निकल करके जाना, और वहाँ मान लीजिए कि एक अच्छी लोकेलिटी नहीं है, वहाँ से उठ करके निकलना, निकल के जाके टहलना, कुछ चीज़ें सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी फिजिकल एक्टिविटीज़ या वॉकिंग नहीं कर पाता। ये बहुत ये डॉक्टर साहब ना बहुत सही बात कह रहे हैं कि मैं ना आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक मैसेज जान पहचान के मिले थे, वो फतेहपुर जो यूपी में है वहाँ पर रहते थे। तो उन्होंने सोचा, वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि वो वॉक करें। अब वो सुबह फजर की नमाज के बाद वॉक के लिए निकले, तो छोटे शहरों में दुकानें खुल जाती हैं, तब जब दुकानें खुल गई तो वो वॉक पे निकले। तो हाजी जी सलाम वालेकुम, क्या शुगर हो गई, टहलने निकले हो? मतलब कि ये जो चीज़ें बता रही है, अगर कोई कह भी रहा है तो उन्होंने सर वॉक करनी छोड़ दी, क्योंकि वो सुबह निकले, जब भी कोई निकले कह रहे डायबिटीज हो गई, हाजी जी वॉक करने जा रहे हैं। अरे ये क्या चाहिए, आइए ये क्या है? अरे सब वो है। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ आपने बताई है चीज़ों पर, एकदम से मुझे ध्यान आया, ये वाक्य बता दूं। इसके बाद आपका ओबेसिटी में एक भी और भी कारण है, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप क्यों होगा, उसका भी एक हम लोग आगे एपिसोड में अगर आप कभी इत्तेफाक हुआ हम लोगों का, तो उस पर भी एक बार डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी आपका वेट बढ़ेगा, स्ट्रेस से वेट घट भी सकता है। स्ट्रेस पे तो हम लोग एक एपिसोड करेंगे डॉक्टर साहब, जरूर आगे करेंगे। जरूर। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि इसको मैनेज किया जा सकता है इन्हीं सब फैक्टरों के तरह से ओबेसिटी को? नंबर वन फार्मूला इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।
यू शुड नॉट वेट द थिंग्स टू कम रादर देन यू वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। ओबेसिटी आने न दीजिए, कोशिश ये कीजिए। बिल्कुल। इसके लिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ हम बताएंगे आपको, अगर आप अपने ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सके। बहुत सिंपल चीज़ और बहुत अच्छी चीज़। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 1000-1500 का एक वेइंग मशीन रखना है अपने घर पर। ओके। और वेइंग मशीन आप अपने घर रखिए, और उसको हम ये कह रहे हैं कि जब आप सही हैं तभी की बात हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे जब आप ओबीज हो जाइए तभी सब करिए। जब आप सही हैं तब की मैं बात बता रहा हूँ। और अगर आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है ओबेसिटी की, तब तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबके लिए हम कह रहा हूँ, इवन दे आर हैविंग प्रॉब्लम और दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। आप एक वेइंग मशीन रखिए, और सामने मत आप चार्ट बनाइए, आप अपने अलमीरा जो खोलते हैं उसके साइड में चिपका दीजिए। ओके। और उसमें 15 डेज नहीं तो 1 मंथ कम से कम पूरा एक चार्ट बना दीजिए ईयर वाइज। दिस इज़ 2026 नाउ। अब तो 25 ख़त्म हो रहा है, 26 से आपने जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के दिसंबर तक कर दिया। और विदाउट फेल आप वेट करिए, वेइंग मशीन वहीं रख दीजिए, वेट कर दिए और डाल दीजिए। ठीक है तो बेटर, नो प्रॉब्लम। और उससे फ़ायदा ये होगा कि द मोमेंट यू सी कि आफ्टर ए मंथ वो 2 kg आप एकदम स्ट्राइक करेंगे, इसको कम करना किसी तरीके से। नेक्स्ट kg आपका टारगेट होगा कि हम वापस आ जाए। घटाइए नहीं, मेंटेन रखिए अपने को। और इससे क्या होगा, पूरे साल आप मेंटेन रख सकते हैं। जनरली होता क्या है, कोई वेट उठ नहीं लेता है। 6 महीना गुजरा, साल भर गुजरा, 2 साल गुजरा, 5 साल गुजरा, पता चला कि शादी करके आए थे तो वेट था 55 और हो गया 5 साल के बाद 65, और 10 साल के बाद हो गया 75, 20 साल के बाद हो गया 80। उस वक्त योर कैनॉट, मतलब उसके बाद भी आप कर सकते हैं अगर आपका डिटर्मिनेशन है। ऐसा मैं नहीं कर सकते कहता कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं कोई डिक्शनरी में होता नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी हेरिडिटी है तब, या कोई मॉर्बिडिटी, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है, तो आपकी जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति उनसे दुगनी हो जाती है जिनको कुछ नहीं है। बिल्कुल। यू कैन नॉट एस्केप कि हमसे नहीं होता। आप वो अगर 1 घंटा आप वर्कआउट कर रहे हैं या अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, आप 2 घंटा दीजिए, कैसे नहीं होगा। बट यहाँ दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती। एक भिखारी को भी जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, तब उसको पैसा मिलता है। घर पे कोई जाके पहुँचाएगा नहीं उसको। बिल्कुल। तो इसलिए कि यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है, सबके लिए आपको, या तो कोई ज़रूरी नहीं पैसे से आप उसको आप तौलें। आइदर यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ योर एक्ट, मतलब आप खुद अपना मेहनत करें उसके लिए। कुछ ना कुछ आपको करना होगा तभी कुछ मिलेगा, बगैर किए कुछ नहीं मिलता दुनिया में। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप। इसको ऐसे भी समझ लीजिए और इस तरह से कर लें कि जैसे अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसका वीकली टेस्ट होता है, जानते हैं, पता चल जाता है। तो आप भी अपना एक वीकली टेस्ट की तरह रख लीजिए कि भाई आप भी टेस्ट कर लीजिए वीकली में कि आपका वेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपने किया कि नहीं किया। तो बच्चे के साथ आप भी अपने आप को अगर एग्ज़ाम में डाले रहेंगे, कि मतलब कि स्कूल में होता है कि एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, निकलते हैं, कंपटीशन है, तो उस तरह से अगर आप भी अपनी साइकिल बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा डॉक्टर साहब। एक चीज़ और है इसमें, क्रेविंग बहुत से लोगों को होती है साहब। हाँ। कि यार कुछ ना कुछ मुंह में पड़ता रहे, उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हरदम क्रेविंग वो चीज़ें ना हो, खासतौर से वो पैकेट किया खोला थोड़ा थोड़ा खा पी रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम चना ही खा रहे हैं। तो कंटिन्यूस क्रेविंग जो होता है बहुत से लोगों को होता है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, मतलब कि अपने ज़बान के स्वाद को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, कि चटोरापन जिसे कहते हैं, तो चटोरेपन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही फिर ये क्या फैटी लिवर भी शुरू हो जाता है, कि उसका क्या मतलब होता है, किस तरह से होता है, वो कैसे, उसके बारे में कुछ अगर बताएं तो। नहीं, अभी इसमें मैनेजमेंट में हम लोगों ने हाँ, उसी को जोड़ लिया उससे कीजिए उससे ना। उससे उससे अभी तो फैटी, अभी इसके बारे में अभी और कुछ है। अभी तो पहली चीज़ बताया था, उसके बाद फिर डिसिप्लिन्ड लाइफ। जी। मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी में पहली चीज़ तो हमने आपको ये बताया कि आप अपने वेट को मॉनिटर कीजिए रेगुलरली। दूसरी, आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। जी। टाइम रिस्ट्रिक्टेड थिंग, हर चीज़ डिसिप्लिन्ड हो।
कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कब ऑफिस जाना है, कब शाम की चाय पीना है, कब सो जाना है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्यों सोना है अर्ली, और क्यों अर्ली खाना खाना है, अर्ली डिनर क्यों होना है, वो भी मैं कभी रहा तो जी 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 बताइए। बताऊंगा कि क्यों जो है वो, क्योंकि जितना लेट आप करते हैं, लेट नाइट, देखिए जेंट्स में हमेशा क्या होता है कि अर्ली डिनर हो जाता है, हमारे यहाँ लेट डिनर होता है, या जनरली लोग लेट डिनर करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जैसे सन का जो है वो कम होता जाए तो आपकी गट बैक्टीरियाज का फंक्शन कम होता जाता है, और लीवर का फंक्शन भी कम होता जाता है। अब उसमें होता ये है कि अब जब एक पॉइंट आया तो उसमें हम और आपको बताते चलें, उसमें होता क्या है कि लीवर का फंक्शन 10 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक मैक्सिमम होता है। इसलिए कहा गया है कि दिस इज़ द टाइम फॉर योर स्लीप। उस वक्त बहुत सोना चाहिए, और जब लीवर फंक्शन उसी वक्त करेगा जब आप रेस्ट लेंगे। लीवर फंक्शन उस वक्त नहीं करेगा जब आप एक्टिविटी में रहे, इसलिए उस वक्त आपको सोना बहुत ज़रूरी होता है। और उस वक्त आपका ब्लड सर्कुलेशन भी लीवर की तरफ ज़्यादा आता है, और जब लीवर इसी वजह से लीवर का फंक्शन तेज़ होता है। दैट इज़ कॉल्ड सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। तो इसमें सर्केडियन रिदम में पहला काम तो ये होता है कि आपका लीवर का फंक्शन, दूसरा काम होता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये ब्लड स्ट्रीम वहाँ से हट करके आपको लंग्स में आ जाती है, लंग्स में आ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सवेरे 3 से 5 तक उठ करके जितना आप सांस की एक्सरसाइज करें, अपनी एक्सरसाइज करें, ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाएं, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि साहब जो है जनरली क्या होता है कि हार्ट अटैक 3 से 5 ही क्यों होता है, आप ये देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, मतलब ये एक इशू है कि साहब 3 से 5 के बीच में ही हार्ट अटैक क्यों होता है, 3 से 5 के बीच में ही स्ट्रोक क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका जो एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर रहता है वो एक हार्मोन कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है, और उस टाइम उसका कॉर्टिसोल का जो है सिक्रीशन मैक्सिमम पर होता है, और जब आप इनएक्टिव होंगे मैक्सिमम पर उसका सिक्रीशन होगा। और कॉर्टिसोल का जो है वो हर के सिक्रीशन की वजह से वो आपका बीपी बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, सारी चीज़ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यू मे गेट हार्ट अटैक। और द मोमेंट यू जस्ट गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड इंडल्ज योर सेल्फ इन एक्टिविटी, कॉर्टिसोल लेवल गेट्स डाउन। जो आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिनकी आदत 3 से 5 के बीच में उठने की है, उनको कंपैरेटिवली हार्ट अटैक और स्ट्रोक की प्रॉब्लम कम होगी एज कंपेयर टू दोज फेलोज हु गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। उसके बाद आपके ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए आपको कैलोरी की जानकारी होना चाहिए कि जितना आप कैलोरी ले रहे हैं उतना कैलोरी आपको इन्वेस्ट करना है। वॉट एवर कैलोरी यू आर इनटेकिंग यू हैव टू इन्वेस्ट इट, नहीं तो वही कैलोरी जो है फैट के फॉर्म में आपके पास एक्युमुलेट होती जाएगी। तो अगर आपने कभी एक रसगुल्ला खाया तो उस वक्त आपके लिए, आपके शरीर के प्रति आपकी जिम्मेदारी ये हो जाती है कि आप उस दिन एक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा करिए, तब तो आप जस्टिफाइड है आपका एक रसगुल्ला लेना, लेकिन फिर उसके बाद जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ऐसे ज़िंदगी को कैलकुलेट करिए, इतनी डिसिप्लिन के साथ। कैसे होगा ओबेसिटी? आई कैन चैलेंज यू, इवन इफ यू आर हैविंग हेरिडिटी आल्सो, नहीं होगा। उसके बाद एक जनरल फूड पिरामिड आता है, ट्रायंगल फूड पिरामिड को भी हमको फॉलो करना चाहिए इसमें ओबेसिटी को मेंटेन करने के लिए। इसमें बेस बड़ा होता है, ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता है। बेस में आप ये सारी, जाहिर सी बात है, नंबर 1 चीज़ सबसे ज़्यादा जो है इंसान कार्ब्स ही खाता है, उसी से आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन कार्ब्स कैसे कार्ब्स होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें व्हीट, राइस अगर आपने, और सबसे मैं ये कहता हूँ अगर ओबेसिटी हो गई तो व्हीट और राइस अगर आपने अपने डाइट से ख़त्म कर दिया तो 50% आप हो सकता है कि जंग जीत जाए। व्हीट की जगह मिलेट्स का इस्तेमाल कीजिए ऑलवेज। और इसके अलावा जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है, 2 तरीके के खाने होते हैं। एक खाना होता है मैन मेड, एक होता है ऊपर वाले ने जो बनाया। ऊपर वाले ने जो बनाया उसमें सोडियम नहीं होता है, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है।
जो बैन मेड होता है उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, और सोडियम ही कल्प्रिट होता है सारी चीज़ों का। नॉर्मल सोडियम हमको चाहिए, सोडियम ऐसा नहीं कि सोडियम एकदम जीरो होना चाहिए, सोडियम चाहिए उतना सोडियम हम लोगों को और जहाँ से मिल जाता है। आप फल खाइए उसमें भी सोडियम होगा, पानी पिएंगे उसमें भी सोडियम, सब में सोडियम होता है, उसके लिए अलग से नमक खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम तो ये कहेंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है 70% 80% आप फल और फ्रूट और सलाद और वेजिटेबल्स पर रहिए। पुराने ज़माने के जो कंदमूल खा करके रहते थे और लंबे दिनों तक जिंदा रहते थे, उसका सबसे बड़ा वजह यही थी। तो स्टार्ट योर मील्स विद नेचर मेड, नॉट मैन मेड एज द एज एडवांसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो हम बता रहे थे फूड पिरामिड्स, इसमें नीचे हो गया आपका मिलेट्स वगैरह आ गया, और ऊपर उसके ऊपर आप जाएंगे तो इसमें आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जस्ट उसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आता है। वेजिटेबल और फ्रूट्स उसको आप ज़्यादा ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी ज़िंदगी में। उसके और आगे जाएंगे तो थोड़ा आपका नॉनवेज अगर है तो नॉनवेज, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है नॉनवेज। नॉनवेज में भी मैं रिकमेंड करता हूँ मछली को ज़्यादा, क्योंकि उसमें फैट की चीज़ें कम होती हैं। रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए। वंस इन ए टाइम ब्लू मून कभी आपने ले लिया वो अलग है, लेकिन सबसे जो न्यूट्रिशस होती है वो मछली होती है, और सी फूड्स अगर है तो और अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 भी आपको अच्छी मात्रा में मिलता है। और जैसे और ऊपर जाइए थोड़े मात्रा में आपको गुड फैट की भी ज़रूरत है। उसका एक आपको साइंटिफिक रीज़न बताएं क्यों होता है गुड फैट की ज़रूरत। गुड फैट की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको फैट सॉल्युबल विटामिन भी होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, दिस आर फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। जब फैट होगा आपके शरीर में, जब फैट खाएंगे तभी तो वो विटामिन एब्जॉर्ब होगा। जब फैट ही नहीं खाएंगे तो विटामिन वो ए डी के एब्जॉर्ब कैसे होगा। इसलिए थोड़ा सा फैट इंसान के लिए खाने में ज़रूरी है, इन फॉर्म ऑफ देसी घी और वट एवर इट इज़। ज़ीरो ऑयल कुकिंग एक आजकल बहुत ये फिर आप सवाल पूछ सकते हैं ज़ीरो ऑयल कुकिंग के बारे में। जी नहीं आप बताइए ना वो जैसे। हाँ, ज़ीरो ऑयल कुकिंग जो होता है इसमें तेल कम से कम आपको चाहिए इस्तेमाल करना, और ज़ीरो ऑयल कुकिंग में एकदम तेल ही इस्तेमाल। देखिए तेल का कोई टेस्ट नहीं होता कि आपने तेल उठाया उसको टेस्ट कीजिए, कुछ आपको टेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं टेस्ट मिलेगा, आपको कोई टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए बिला वजह मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि अपने मेड को जो है देखिए कि किसी या तो फिर अगर मान लीजिए या खुद से ही पकाए, अगर मेड के ऊपर हम डिपेंडेंट है या आप डिपेंडेंट हैं तो मेड के पास अगर बॉटल रहेगी तो वो अपने आसानी के लिए ज़्यादा तेल डालेगी कि उसको आसानी रहती है, ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है। और अगर ज़ीरो ऑयल में करेंगे तो आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा, आपको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको 1 चम्मच कटोरी में तेल देते हैं, उसी में उसको दोनों टाइम बनाना है, और बनाती है वो। और उसमें करना क्या, बहुत इजी है। आप ज़ीरा डाला आपने, ज़ीरा को भून लीजिए, और ज़ीरा को भूनने के बाद उसमें प्याज डाल दीजिए, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसी में ज़ीरा भून जाएगा, प्याज में थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो जाएगा। उसके बाद उसमें टमाटर डाल दीजिए, टोमेटो में भी थोड़ी सी लिक्विड होती है। उसके बाद उसको भी भून लीजिए। उसके बाद बहुत है कि 1 चम्मच पानी डाल दीजिए उसमें, और 1 चम्मच पानी इसलिए डालें कि अगर मसाले वगैरह डालना चाहते हैं तो मसाले डाल के उसमें उसका पेस्ट बना लीजिए, और उसके बाद उसको पेस्ट बना करके उसी पर जो भी आप सब्ज़ी डालना चाहिए डाल दीजिए। एक चैलेंज, तेल की कोई ज़रूरत नहीं, टेस्ट वही आएगा। और नेक्स्ट इज शुगर को तो अपने किचन में हटा ही दीजिए, शुगर तो रखिए ही नहीं, शुगर इज़ द मोस्ट कल्प्रिट थिंग। और प्रोटीन डाइट पे बढ़ाइए, प्रोटीन फॉर्म ऑफ एग्स हो सकता है, फिशेस जो होकर जो हमने बताया, और एक्टिविटी होनी चाहिए इन एनी फॉर्म। एक्टिविटी का मतलब हम ये नहीं करें कि एक्टिविटी आप सिर्फ आप एक्सरसाइज कीजिए जिम में जा करके, नहीं, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए जिसमें आप थकें, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर योर इंटरेस्ट, वॉट एवर इट अवेलेबिलिटी। स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट भी खेल सकते हैं, जिम भी जा सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, बट एक्टिविटी शुड बी देयर। तो ओबेसिटी के बाद अब फैटी लीवर पे चले हम लोग। हाँ डेफिनेटली। हाँ तो बताइए फैटी लीवर का, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे हैं। देखिए ये जो आप बातचीत देख रहे हैं ना, ये हम लोग ऐसे जैसे टीवी से
एक सिस्टम के तहत पे नहीं, हम इस तरह से कर रहे हैं कि आपको लगे कि आपके बीच के ही आदमी हैं जो समझ आ रहे हैं चीज़ों को। तो इसलिए कहाँ से सवाल जा रहा है, जो पूरे फ्लो में वो एक चीज़ें आपको बराबर बता रहे हैं। अभी हमने मोटापे के बारे में बताया, किस तरह से हो सकता है, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो असर पड़ता है लीवर के बारे में बताया है। तो ये फैटी लीवर क्या है? देखिए, फैटी लीवर और ओबेसिटी दोनों भाई बहन है एकदम। अच्छा। इसलिए फैटी लीवर, जब ओबेसिटी का जिक्र कर रहे हैं तो फैटी लीवर का जिक्र करना ज़रूरी है। फैटी लीवर का मतलब फैट जमा होना नहीं होता है लीवर पर, फैटी इन्फिल्ट्रेशन, मतलब फैटी टिश्यूज़ अंदर हो जाते हैं लीवर के अंदर। और सारी बीमारियों का जड़ वो फैटी लीवर है। अगर फैटी लीवर हो गया तो फ्यूचर में आपको शुगर भी होगा, फ्यूचर में ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, सब होगा। और फॉर्चुनेटली फैटी लीवर ग्रेड 1 इज़ रिवर्सेबल। कैसे रिवर्सेबल है हम आपको भी बताते हैं उसके बारे में। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फैटी लीवर होता क्यों है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो जितनी चीज़ें हमने कंडम किया आपको, शुगर, साल्ट, वाइट राइस, रिफाइंड फैट, गेहूँ, ये सब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फैटी लीवर के लिए। तो ये सब में सारे में ग्लूकोज होता है। तो लीवर क्या करता है, ये सब चीज़ों को जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको ग्लूकोज के जो उसमें से निकलता है तो उसको इन फॉर्म ऑफ यू कैन से ग्लाइकोजन इकट्ठा कर लेता है अपने यहाँ पर। और यही इकट्ठा जो करता है, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी की, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है। आप खाइए, मना नहीं करता हूँ मैं, खाइए कोई बात नहीं, लेकिन जब खाइए तो आप जस्टिफाई उस वक्त कर पाएंगे कि उतनी ही एक्टिविटी करिए। आपने एक्टिविटी किया नहीं, खा तो लिया आपने। और जब एक्टिविटी करेंगे तो यही ग्लाइकोजन इज यूज्ड बाय द मसल, बाय योर मस्कुलर एक्टिविटी में मसल्स की एक्टिविटी होगी तो हो जाएगा, तो वो बर्न हो जाएगा सारी चीज़ें। और वो बर्न हुआ नहीं, वो ग्लाइकोजन जो है वो फिर फैट के फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है लीवर में, क्योंकि उसको बर्न करने का मौका ही नहीं मिला, आपने एक्टिविटी किया ही नहीं। ओके। और जब वो एक्टिविटी नहीं किया तो वही वो फैटी लीवर के फॉर्म में, देखिए 10% तक, जब भी मोर देन 10% लीवर में अगर फैट है, इट इज़ वी जस्ट लेवल एज ए फैटी लीवर। और फैटी लीवर में क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा सूजन आती है और इन्फ्लेम्ड होता है, साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप अल्ट्रासाउंड में करेंगे तो हेपेटोमेगाली या इस टाइप की चीज़ आती है। उसी वक्त आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपने सावधान नहीं हुए, उसको आपने बढ़ाया, तो वही फिर सेकेंड स्टेज हो जाता है श्रिंकेज। पहले इन्फ्लेम्ड हुआ, फिर श्रिंक हुआ। इन्फ्लेमेशन इज द प्रोटेक्टिव फिनोमेना, कि आप होशियार हो जाइए। होशियार नहीं हुए, खाते पीते रहे, एक्टिविटी किया नहीं, तो वो श्रिंक हो गया। तो वो फाइब्रोसिस जो स्कैन होता है, लिवर स्कैन उसको बोलते हैं, उसमें आएगा वो श्रिंकेज हुआ। और श्रिंकेज उस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए कुदरत बहुत मौका देती है आपको संभल लेगा, लेकिन जब हमको संभलना ही नहीं है तो नोबडी कैन डू एनीथिंग। बहुत सही बात है, कुदरत मौका देती पर हम लोग नहीं समझ पाते। सर इससे थोड़ा आगे बढ़े मैं, तो उसके बाद फाइब्रोसिस हुई, और फाइब्रोसिस के जस्ट बाद फिर सिरोसिस नाम इज इरिवर्सिबल मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद लिवर कैंसर, उसके बाद कुछ नहीं। सर एक चीज़ इससे आप आगे बढ़िएगा, बता दो सर, ये ड्रिंक और नॉनवेज इसका कारण होता है? ये देखिए, वो दो तरीके का फैटी लीवर होते हैं, ये हमने बताना भूल के। एक अल्कोहलिक होता है, एक नॉन अल्कोहलिक होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि फैटी लीवर पीने मतलब उन्हीं को होगा जो अल्कोहल पीते हों, ऐसा नहीं। बहुत से मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत लोगों को आप देखेंगे, और जिसमें ओबेसिटी होगी उसमें होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब जिसमें ओबेसिटी नहीं, उनमें भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं, लेकिन अधिकतर चांसेस जो होते हैं जिसमें वो आपकी डाइट के ऊपर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खराब डाइट खाते हैं, ओबेसिटी नहीं होती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खराब डाइट उनके सेहत के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। शुड बी वेरी क्लियर। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पतले लोग बड़ा खुश हो जाए, अरे कोई बात नहीं, हम तो मोटापा हमारे हमको नहीं, हमको कुछ नहीं होगा ना। फैटी लीवर हो सकता है आपको। तो डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, स्लीप, द बेसिक थिंग्स। बढ़िया सर, और आगे कुछ? अब ये सवाल उठता है कि फैटी लीवर से क्या चीज़ हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फैटी लीवर तो हो गया, कैसे? जैसे हमने एक आपसे आपने कहा था कि इससे शुगर भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। कैसे? बिल्कुल। होता क्या है कि
लीवर ने जो है ग्लूकोज को ले लिया, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर दिया। हाँ। अब उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा अधिक ग्लूकोज ना हो तो इंसुलिन का एंट्री होती है। इंसुलिन आई कहाँ पर? ग्लूकोज के जो है वो ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। और जब इंसुलिन आई, अगर लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर है तो इंसुलिन अपना आएगी, थोड़ा भी इंसुलिन काम करेगी और वो जो है उसको मेंटेन करेगी आपके ब्लड शुगर लेवल को वहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि आपका लीवर ख़राब हो चुका है या फैटी लीवर है, जो फैटी लीवर का मतलब यही हुआ ना कि जितना लीवर काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है। तो जब कम काम कर रहा है तो जो इंसुलिन आएगी वहाँ से तो वो सफिशिएंट नहीं होगी कि उसको मेंटेन कर सके ग्लूकोज को, क्योंकि वो लीवर जो है वो इंसुलिन को एंट्री नहीं दे रहा है। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट, आपने सुना होगा। तो वो इंसुलिन को एंट्री नहीं दे रहा है। जब इंसुलिन को एंट्री नहीं हुई तो और इंसुलिन फिर आएगी वहाँ से, फिर और आएगी इंसुलिन, फिर और आएगी इंसुलिन। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि पैंक्रियाज गेट एग्जॉस्टेड। और जब पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाए, अब इंसुलिन भेज नहीं रहा है, तो वो बचा हुआ ग्लूकोज क्या आ जाएगा? वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो शुगर हो जाएगा। यू कैन सी हाउ फैटी लिवर चेंजेस इनटू डायबिटीज। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल। देखिए हमने बहुत, ये सब है साइंटिफिक टर्म, बहुत ये सब किताबों में आपको नहीं मिलेगा इतना आसानी से समझने को। हमने बहुत ही एकदम लेमैन टर्मिनोलॉजी में बताया कि सबके समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और चीज़ें उस वक्त आदमी अडॉप्ट करता है जब उसकी ग्रेविटी समझ में आती है। ग्रेविटी उसी वक्त समझ में आएगी जब उसके प्रिंसिपल समझ में आएगा। बिल्कुल। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे करता है? आप ये जानते कि आपको आश्चर्य होगा, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ों जो खाने पीने से कोलेस्ट्रॉल उतना नहीं बढ़ता है, वो तो 25%। लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है खुद। 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज मेड बाय लिवर। और लीवर का जब फंक्शन ठीक नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ेगा। इसका एक छोटा सा टेस्ट है बस, लीवर आपका ठीक है कि नहीं ठीक है। SGOT, SGPT आप ले लीजिए। ओके। SGPT जो है लीवर एंजाइम है, इसका ये कितना होना चाहिए? SGPT मेल्स में शुड लेस देन 30 या 30 to 35, ठीक है चलता है। और फीमेल्स में 20 या उससे कम या 25 तक हो जाए चलेगा। अब अक्सर आपने देखा 50 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, इट मीन्स लीवर इज नॉट फंक्शनिंग। वो तो बात का टेस्ट है कि आप उसका अल्ट्रासाउंड कराइए, स्कैन कराइए। एक चीज़ और इसमें यहाँ पर क्लियर कर दें आपको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल को लोग कल्पिट समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज द कल्पिट ऑफ द ब्लॉकेज। नहीं, ये मैं कहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल मे नॉट बी रीजन ऑफ ब्लॉकेज। जैसे मान लीजिए कि दीवार गिरी, ईंटें बिखर गई, इसका मतलब ईंटें इज नॉट द कल्पिट फॉर द दीवार। ईंटें की वजह से दीवार नहीं गिरी है। बिल्कुल। वो तो दीवार गिर गई, ईंटा आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ईंटें ने दीवार को गिराया। तो उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्पिट। होता क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लॉकेज क्यों होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी, वो जो किसी को भी सप्लाई, जैसे मान लीजिए कि हार्ट को ही सप्लाई कर रही हैं, तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो उसकी इनर वॉल्स वीक होती हैं, हो जाती हैं। क्यों होती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और लैक ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा कहाँ से? फ्रूट्स वेजिटेबल्स। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद, प्रिफरेबली कच्चा सलाद और कच्चा ये, उसमें फिर आप तेल वेल डाल करके उसको भून देते हैं, फिर उसका फंक्शन कम हो जाता है। तो जितना आप फ्रूट्स और जितना सैलड्स, देखिए फॉरेन की कंट्रीज़ में क्यों इतना मैदा खाने के बाद भी लोग ठीक हैं, लॉन्गिट्यूटी है, उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सलाद की इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर रहती है। नट्स, सीड्स, सैलड्स, फ्रूट्स, अगर आप कोई भरपूर मात्रा में खाएगा उसको स्ट्रोक और उसमें होने के चांसेस कम होंगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, और नाइट्रिक ऑक्साइड
ही रिस्पॉन्सिबल होता है इनर वॉल्स जो ब्लड वेसल्स की होती है उसको कमज़ोर करने की, उसको मजबूत करने के लिए। उसकी कमी की वजह से वो कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर होता है तो बैक्टीरिया आकर के, कोई भी चीज़ को जब कमज़ोर होगा तो सब अटैक होगा, बैक्टीरियाज आकर के या कुछ और चीज़ें आकर के उसको वो कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वो एक घाव पैदा हो जाता है, जगह पैदा हो जाती है, डिजनरेशन हो जाता है, उसको ख़त्म हो जाता है वो चीज़। उस जगह जो ख़त्म हो गई उसको भरने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल की मजबूरी है आना। ओके। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द कल्पिट। तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड अपने डाइट में भरपूर इस्तेमाल करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपको जो है इस तरीके की जो है एमआई जो होता है, अब इसकी क्या होगा, एमआई होगा, स्ट्रोक होगा। हार्ट में अगर ब्लॉक होगा तो एमआई होगा, ब्रेन में होगा तो स्ट्रोक होगा। तो ये सब चीज़ों को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस तरीके का जो है आपका। तो सर फैटी लिवर में अभी कुछ और बचे हैं? सब सारे सब ये आपने तो मैनेज, अब आप ये नहीं पूछेंगे कि कैसे इसको ठीक करें। बिल्कुल हाँ, ये काफ़ी हद तक तो हमने बता ही दिया है, जी, ठीक है, जी। समझिएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह हाँ, उसको आप हाँ। अपने उसमें करिए। हाँ, फैटी लिवर इज 100% रिवर्सेबल, पहली चीज़ तो आप ये समझिए, ओके। खासतौर से ग्रेड 1 100%। आप फैटी लिवर आपका अगर अल्ट्रासाउंड कहता है, अगर आपने ध्यान दिया जो हम बता रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ और बता दें, फैटी लिवर का ग्रेड 1 का कोई एलोपैथिक इलाज नहीं है अच्छा। भाई। आई एम नॉट कंसर्न विद हाँ, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, हाँ, क्योंकि आई एम बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन के ही एक ब्रांच Branch, हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एज फार एज एलोपैथिक इज कंसर्न, एलोपैथिक में कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो रिवर्स करते हैं हम्म, फैटी लिवर। मेडिसिन कब दी जाती है? मजबूरी में दी जाती है, जब ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 अगर ये सब इस तरीके की चीज़ें हो जाती है, जब सिरोसिस हो गई है, वो हो गई, वो भी ठीक तो थोड़ी हो जाएगा, मेंटेन करेंगे बस। खाली ठीक करने के लिए हम कह सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल ठीक करेगी आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर को, और ये एकदम 100% रिवर्सिबल है। और पहली चीज़ तो ये कि आप चेंज इन एटीट्यूड। बहुत से लोग अरे साहब 1 में 3 आदमी को फैटी लिवर यहाँ पर देखा गया है, स्टडीज़ कहती है, तो हमको भी है तो क्या है। यू हैव टू चेंज द एटीट्यूड बिल्कुल सही बात है। कि हम भी चलते हैं, 3 में से 1 को है, हमको है तो क्या करना है। ज़्यादातर लोगों को यही वो होता है कि अरे वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो हो रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं क्या। एक सर मैं थोड़ा सा रोकूंगा, बताएगा अवेयरनेस भी नहीं है लिवर को लेकर। आंख में हाँ, दिल में कुछ हो जाए तो लगता है कि हाँ, लिवर इतना बड़ा है कि चलो फैटी लिवर 4 लोग बैठे हैं, सभी को 3 को है तो सही है। ये भी सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अच्छा, और इसमें लिवर में रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, रिजनरेट हो जाता है, अगर ख़राब हुआ तो रिजनरेट होता है। इसकी एक अच्छी, इसीलिए नेचर ने 1 दिया है कि वो रिजनरेट हो सकता है, और हमको करना ही नहीं है तो उसका अलग बात है। पूरा टाइम देता, मैं बार बार कहता हूँ, नेचर पूरा समय देता है आपको संभलने का, लेकिन जब हम संभले तो हमको संभलना ही नहीं। कभी भी संभले, जब भी जो है सवेरे का रात का सोया हुआ सुबह अगर जग जाता है तो उसको सोया हुआ नहीं कहते, ठीक है, बिल्कुल। आया तो वापस किया तो उसने सारी चीज़ें। तो इसमें जो है ये आप अपना अलार्म समझिए कि अब यहीं से अगर फैटी लिवर हो गया तो इट इज़ अलार्म कि यहीं से अगर जब फैटी लिवर होगा, उसके बाद शुगर होगा, उसके बाद ब्लड प्रेशर होगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ज़िंदगी में यही सब चीज़ें नहीं, हर चीज़ रह करके क्या करेगी आप बताइए। आपके पास पैसा है, आप घूमना चाहते हैं, आपके पास जो है वो संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप चल नहीं सकते, आपको घुटने में दर्द है, आपके पास 50 लोग आपको चाहने वाले हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा। टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम ख़त्म हो गया है, क्या करेंगे आप ज़िंदगी में। ये सब चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है, सब चीज़ रह करके आप बताइए क्या करेंगे आप। कुछ नहीं कर पाएंगे, सही कह रहे हैं बिल्कुल। और कुदरत हर इंसान को एक साथ सब चीज़ें नहीं देती। आप देखेंगे बचपन में आपके पास समय है, ताकत नहीं है, जवानी में आपके पास समय नहीं है, ताकत है, बुढ़ापे में आपके पास पैसा भी है, समय भी है, ताकत नहीं है। क्या बात, बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब। तो इसलिए इस कुदरत के निज़ाम को समझें। देन अगेन वही सेम चीज़,
जो अब हम लोग शायद पिछले एपिसोड में सब एक दूसरे से अटैच्ड है साहब, इसको यू कैन नॉट से वो अब शॉर्ट में बस हम बता देते हैं क्या चीज़ नहीं खाना है, क्या चीज़ खाना है, डू और डोंट, क्योंकि वक्त काफ़ी हो रहा है। वक्त काफ़ी हो रहा है। अब शुगर है, गेहूं है, आपका कार्बोनिक ड्रिंक्स वगैरह लोग आराम से पीते हैं। एक कार्बोनिक ड्रिंक पे 10 चम्मच चीनी होती है 200 ml के गिलास में, अब सोच लीजिए आप, एक तो चीनी, एक तो करारा, एक तो नीम चढ़ा, उसकी भी क्वांटिटी समझिए 10 टीस्पून फुल। और कोई भी फ्रीज्ड फ्राइड आइटम्स को आपको नहीं लेना है, और इसके अलावा जो है रेड मीट वगैरह नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको मिनिमाइज़ करना है। व्हाट टू डू, डाइट क्या होना चाहिए, होल ग्रेन्स, आपके ये जो है आपका चना है, मूंग है, ये होल ग्रेन्स जो भी आप कह सकते हैं, वो सब जो है प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, एक्टिविटी ठीक ठाक होना चाहिए। डाइट में क्या आप करेंगे, कुछ डाइट स्पेशल डाइट है इसके लिए, आपके फैटी लिवर के लिए, एवोकाडो, नारियल पानी, टोफोस, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, सलाड्स, ऑलिव ऑयल, हल्दी, लहसुन, साइट्रस फ्रूट, ये स्पेशली फॉर फैटी लीवर। फैटी। और अर्ली डिनर फैटी लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमने अभी आपको सारी चीज़ बताया कि अर्ली डिनर क्यों लें। अब इसमें एक चीज़ आती है फास्टिंग भी, कभी इसको भी लेते चलेंगे, फास्टिंग से भी जो है आप उसको वो कर सकते हैं। तो लास्ट नॉट द लीस्ट, फास्टिंग में आप कोई भी रिजिम फास्टिंग की इस्तेमाल कर सकते हैं, इधर हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन, इसको भी कर सकते हैं। एक फास्टिंग की रिजिम ये भी है कि आप अर्ली मॉर्निंग अगर आपने खाना खाया, अर्ली नाइट आपने डिनर लिया, मान लीजिए कि 6 बजे आपने डिनर ले लिया, और नेक्स्ट टाइम आप ले रहे हैं 11 बजे या 10 बजे, तो आपका अच्छा खासा टाइम हो जाएगा फास्टिंग का। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो आपको मील्स में टाइम ज़्यादा दीजिए, क्योंकि नॉनवेज वगैरह का डाइजेशन टाइम ज़्यादा होता है। आपने मान लीजिए कि नॉनवेज मॉर्निंग में खाया, इवनिंग में खाया, आफ्टरनून में भी खाया, थोड़ा ही खाया, लेकिन वो डाइजेस्ट कहाँ हो पाया। बिल्कुल। अगर यही आपने खाया, जिस दिन आप नॉनवेज खा रहे हैं उस दिन आपने काफ़ी टाइम दे दिया, तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं, क्योंकि आपने टाइम दिया डाइजेशन होने का। और यही फल फ्रूट खाइए 2 घंटे में ख़त्म, फिर खाइए, फिर आपको भूख लगती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी जो है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, ये ऑटोफेजी जो होता है, जो आपने सुना होगा ऑटोफेजी, तो फास्टिंग का एक बड़ा अच्छा मतलब होता है। ऑटोफेजी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने पूरा, जैसे हमारे यहाँ हर मज़हब में भी चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ रोज़े हैं, फिर आपके यहाँ और भी महिलाओं की भी और पुरुषों की भी फास्टिंग वगैरह होती है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि पूरा दिन आपने फास्टिंग रखा, कुछ नहीं खाया, तो बॉडी के सेल्स को चाहिए कुछ खाना ना, तो क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट वैक्यूल्स में जो है वो इकट्ठा होते रहते हैं, कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं, कुछ ये भी रहते हैं, वो पड़े रहते हैं। अगर आप स्कैन कीजिए तो बहुत से ट्यूमर बॉडी में दिखेंगे आपको, लेकिन वो पड़े हैं, टॉक्सिन्स भी हैं उसके अंदर, वो कभी भी वो कर सके। इसीलिए कभी सिस्ट उस पड़ी रहती है तो आदमी कहता है, डॉक्टर कहता है कि साहब सिस्ट को आप रेगुलरली चेकअप कराइए, कहीं बढ़ तो नहीं रही है। उसका कारण यही है कि वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि वो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, तो वो टॉक्सिन्स जो हैं वहाँ से आप जब वो सेल्स को खाना चाहिए तो वो खाना मिलेगा नहीं, तो वो टॉक्सिन्स को जो है इंगल्फ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी फिनोमेना। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। तो सर चलिए देखिए, बड़ी थैंक यू यूज़फुल जानकारी मिली है, और इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी द स्वतंत्र पे मिलती रहेगी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ आज डॉक्टर तनवीर रिजवी साहब थे। इसी तरह की शख्सियत हम आपको बुलाते रहेंगे जिससे सीधे सीधे आपको फ़ायदा हो। फिर होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।